आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और दोपहर के वक्त मैं अपनी बुआ के घर से वापस अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपनी बुआ के यहाँ आया हुआ था। कॉलेज की छुट्टियों ने मुझे एक घूमने का मौका दिया और काफ़ी दिनों तक मैं अपनी बुआ के यहीं रहता था। लेकिन अब काफ़ी समय हो चुका था और मुझे वापस अपने गांव भी लौटना था, जिस कारण लगभग 10 दिन के बाद मैं वापस अपने गांव लौटने लगा। बुआ का गांव मेरे गांव से काफ़ी दूर पर पड़ता था, जहां मुझे करीब 300 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना पड़ता, क्योंकि मेरे फूफा जी एक बड़े अधिकारी थे और अमूमन उनका प्रमोशन होने के कारण उन्हें किसी दूर वाली जगह पर स्थित किया गया। आज मैं वापस अपने गाँव लौट रहा था और मेरे हाथ में काफ़ी सारा सामान भी था। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी बुआ ने हद से ज़्यादा सामान डाल दिया जो उपयोग में लेना था। खैर, सारा सामान लेकर मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और जब तक मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरे साथ मेरी बुआ का लड़का भी था। हम दोनों जैसे ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो मेरी बुआ का लड़का, जिसका नाम अमित था, वो मुझसे कहने लगा कि निखिल, देखो ये जगह ठीक नहीं है। चाहे कोई भी स्टेशन हो, तुम्हें नीचे नहीं उतरना है और याद रहे यहाँ कोई भी खतरा तुम्हारे ऊपर हावी हो सकता है। इस पर मैं अमित से बोला, अरे यार, अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं इन चीज़ों को समझ नहीं सकता। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इतना बोलकर मैं एक टूटी सी बेंच पर बैठ गया और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, तो दूसरी तरफ निखिल का पूरा चेहरा टेंशन के मारे सना हुआ था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज़ की टेंशन है। इससे पहले मैं निखिल से कुछ और बोल पाता, निखिल मुझसे एक बार फिर कहने लगा, देखो आज से भी कोई चीज़ मत खरीदना, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ एक छल है। लेकिन मैं कहाँ पर निखिल की बातों पर बिलीव करने वाला था। पहले से उसने मुझे काफ़ी डरा दिया था, लेकिन बार बार ऐसी बातें सुनकर मैं चौंक गया था। फिर जाकर 1.5 घंटे के बाद ट्रेन का आगमन हुआ। ट्रेन के आते ही मैं सबसे पहले बोगी के अंदर चढ़ गया, जहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं थी। पहले तो वहाँ कदम पटकने तक का स्थान नहीं था और इस समय शाम के 4 बज चुके थे। ठंड का मौसम था, जिस वजह से दिन तो कब बीत जाए वक्त का पता ही नहीं चलता। खैर, अभी मैं ट्रेन के एक सीट के पास बैठ गया। मुश्किल से मुझे एक सीट मिली थी, क्योंकि वह एक लोकल ट्रेन थी जिसके अंदर लोगों की अफरा तफरी जमी हुई थी। एक रेलवे स्टेशन आते ही अचानक ही लोगों में कमी देखने को मिली और फिर जब ट्रेन थोड़ा और आगे गई तो शाम ढलते ही ट्रेन का इंजन अचानक ही बंद पड़ गया। और इस बारे में जब कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के अंदर कोई मिस्टेक आ गई है। फिर इतने में ही हमारी ट्रेन के अंदर सफ़ेद लिबास में लिपटा टीटी पहुंचा, जिसके हाथ में कुछ था। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि भैया अपनी टिकट दिखाओ। तो मैंने बिना झिझके उसे अपनी टिकट दिखा दी। वो बाकी के लोगों से भी टिकट मांगते हुए टिकट देखने लगा। इतने में एक औरत पता नहीं क्यों, लेकिन किसी भटकती आत्मा की तरह बाथरूम के अंदर घुस गई। और तब तक मुझे भी ये विश्वास हो चुका था कि हो ना हो इस औरत के पास अवश्य ही टिकट नहीं है, जिस वजह से ये भटक रही है और शायद अब ये टीटी इसे पकड़ने वाला है। इतना सब हो जाने के बाद भी टीटी ने उस औरत के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी। शायद वो अच्छी तरह जानता था कि इस ट्रेन के अंदर एक महिला के पास टिकट नहीं है। शायद इसके बारे में और चर्चा करना ठीक नहीं था, जिस कारण मैंने भी इसके बारे में बातचीत करना बेहतर नहीं समझा और अपने काम में जुट गया। यानी कि मैं चुपचाप बैठा रहा। अब मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और अब भूख ने भी पेट में आतंक मचाना शुरू कर दिया। पेट में हुई खलबली ने मुझे कोई चीज़ खाने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन आसपास कुछ था ही नहीं और ऊपर से मेरी भूख बढ़ती जा रही थी। जब मुझे लगा कि यहाँ पर खाने को कुछ नहीं है तो मैं हताश होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। करीब 20 मिनट के बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट हुई और उसके बाद मुझे ट्रेन के अंदर यात्रियों की संख्या लगभग ना के बराबर दिखाई देने लगी। सिर्फ 4 यात्री ही थे जो इस बोगी के अंदर बैठे हुए थे और एक मुसाफिर था जो मेरे सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। दरअसल वो कोई लड़की थी जो बार बार मुझे घूर रही थी। जब मुझे लगा कि ये मुझे घूर रही है तो मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैं उसकी तरफ देखता रहा और वो भी मेरी तरफ देखती रही। बाद में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और भूख से तिलमिलाता हुआ मैं सबसे पहले बोगी के दरवाजे के पास पहुंचा,
तो मुझे एक पानी पूरी के छोटे से दुकान नजर आने लगे। उस दुकान को देखकर ये अनुमान लगाना बड़ा ही आसान था कि इस दुकान के ऊपर कोई बुढ़ा आदमी ही काम करता होगा, क्योंकि जो शख्स मुझे यहाँ से नजर आ रहा था उस आदमी के हाथ और पैर बहुत धीमे धीमे काम कर रहे थे। इस वक्त उसके पास ऐसा कोई नहीं था जो पानी पूरी खाए, लेकिन भूख ने तो मेरे पेट के अंदर आतंकी मचा रखा था। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी बोगी से नीचे उतरने लगा, लेकिन उसी दौरान उस लड़की ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा और कहने लगी कि सुनिए, क्या यहाँ पर कोई खाने पीने की चीज़ मिल सकती है क्या? फिर मैंने भी उस लड़की के एक अंगुली पकड़ते हुए कहा, अरे वो देखिए सामने की तरफ एक पानीपुरी की दुकान है, आप चाहो तो मेरे साथ चलकर अपनी भूख को थोड़ा शांत कर सकती हो। शायद वो मासूम से लड़की दिल की बहुत साफ थे। वो मेरे साथ उस दुकान की तरफ चल पड़े। हम दोनों दुकान के पास पहुंचकर पानीपुरी खाने लगे और इसी बीच मुझे उस लड़की के साथ टाइम काटने का वक्त भी मिल गया। हम दोनों आपस में बातें करते हुए पानीपुरी खा ही रहे थे कि अचानक मुझे जोर से घबराहट होने लगी और उस लड़की का चेहरा भी अब उतरा हुआ लग रहा था। शायद उसके साथ भी कुछ गड़बड़ थी। फिर मैंने बिना झिझके उस लड़की से कहा, मुझे लगता है इस पानीपुरी में कुछ तो गड़बड़ है। उस लड़की ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया और फिर मैं उस पानीपुरी वाले का मुंह ताकने लगा, लेकिन उसकी गर्दन अभी भी नीचे झुकी हुई थी। उसने मुझे पैसे मांगने का इशारा किया, लेकिन आज मेरे विचार बदल चुके थे। मेरा माथा खिसक चुका था क्योंकि उसने हमें एक बहुत ही गंदी पानीपुरी खिलाई और गुस्से में आकर मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया और उसके बाद मैं उस लड़की के साथ अपनी बोगी में लौट गया। लेकिन हम दोनों को अब उल्टी जैसा फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे पेट में गड़बड़ होने लगी और वो लड़की फिर बाथरूम तक चली गई और मैं भी लेडीज़ बाथरूम से सटा हुआ मैन बाथरूम के अंदर पहुंचा और वहां जाकर सबसे पहले मुझे फ्रेश होने की आवश्यकता आन पड़ी। फिर ट्रेन के अंदर बैठे एक आदमी ने पूछा, आपका ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है और अपना पेट पकड़ कर क्यों घूम रहे हैं? तो मैंने उसे पूरी बात बताई, लेकिन उसे मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसका कहना था कि इस स्टेशन पर पानीपुरी की कोई दुकान ही नहीं है। और यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। फिर जब मैंने उस लड़की जिसका नाम अंजलि था, हमने ट्रेन से झांकते हुए बाहर की तरफ देखा तो इस बार सच में हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ कोई दुकान ही नहीं थी। सिर्फ कुछ ही पलों में वो लड़की मेरी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी और इस दौरान हमारे साथ क्या हो रहा था ये तो हमें भी नहीं मालूम। सिर्फ 10 मिनट में उस पानीपुरी का गायब हो जाना कोई आम बात तो नहीं थी। फिर जब हमें हल्का ठीक महसूस हुआ तो हम दोनों अपनी सीट पर बैठ गए। इस बार मैं उस लड़की के बेहद करीब था और उससे इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में मैंने उस लड़की से उसका फ़ोन नंबर मांग लिया और ताजुब तो मुझे उस वक्त हुआ जब उसने मुझे नंबर मांगते ही बिना विचार किए अपना फ़ोन नंबर दे दिया। और इसी बीच हमारी बोगी के अंदर एक दस्तक हुई। ये दस्तक बड़ी अजीब थी। दरअसल कोई इंसान हमारी बोगी के अंदर एकदम से घुसा, जिसके कदमों की आहट बड़ी तेज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो इंसान हमारे सामने पहुंचा तो मेरी सांसें थमने लगी। दरअसल ये वही पानीपुरी वाला था जो मुझसे पैसे मांग रहा था। अंजलि तो एक गहरी नींद में थी, लेकिन मेरी आंखें अभी भी खुली हुई थी और एक खौफनाक दृश्य को देखने के बाद मेरा माथा ही सटक गया, क्योंकि उसके पैर पीछे की तरफ थे और साथ ही उसके हाथों के नाखून किसी राक्षस से कम नहीं थे। उस समय मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकल पाया और मेरी ऐसी दशा हो चुकी थी कि मैं अपनी पूरी चाहत के बावजूद भी एक शब्द तक अपने मुंह से बाहर नहीं निकाल पाया। सब कुछ एकदम डरावना था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी मेरे बगल में बैठी वो लड़की जिसका नाम अंजलि था, उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली तो वहाँ से सब कुछ एकदम से गायब हो गया। तब तक वो लड़की मेरे चेहरे की तरफ देखकर ये समझ चुकी थी कि ज़रूर मुझे किसी चीज़ के खौफ ने सताया है। फिर उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ते हुए पूछा, आप ठीक तो हो? तब जाकर मैंने भी उस लड़की को पूरी बात बताई कि कैसे मुझे वो पानीपुरी वाला आदमी नज़र आया और उसने अपने भयानक रूप से मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस लड़की को बताते वक्त भी मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तो उस लड़की ने मेरी गर्दन अपने कंधे पर रखी और मुझे थोड़ी देर आराम करने को कहा। मुझे भी मानो जन्नत मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ है मैंने उसकी कभी कल्पना तक नहीं की थी। मुझे तो हल्की हल्की नींद आ गई, लेकिन उसके बाद अंजलि ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी। जब मेरी भी आँख खुली
तो दृश्य कुछ ऐसा था जिसे देखकर इंसान की रूह कांप उठे। दरअसल उस आदमी का पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वो बोगी से लटक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने सुसाइड किया हो। उसके सर से लेकर उसके पांव तक खून की धारा बह रही थी और उसके बाद उसने अचानक ही अपनी आंखें खोली तो वो नज़ारा बेहद खौफनाक था। और जैसे उसने अपनी आंख खोली तो अंजलि मेरे सीने से चिपक गई। एक तरफ जहां मुझे खुशी हो रही थी तो दूसरी तरफ डर का साया मेरे ऊपर सर चढ़कर बोल रहा था। उसके खून में सने हुए दांत बड़े ही डरावने लग रहे थे। उसने मेरी तरफ एक हल्की सी मुस्कान देते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर गिरने की वजह से बोगी में हलचल होने लगी। मैंने किसी तरह उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से भगाने लगा। फिर हम दोनों दूसरी बोगी के दरवाजे के पास पहुंचे और हमने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज हमारी किस्मत को कुत्ता काट चुका था और हमारी सारी कोशिशें अब फेल हो रही थी। पता नहीं आज क्या हो रहा था। और इतने में ही वो पानीपुरी वाला आदमी अपने छोटे छोटे कदमों के साथ हमारे और भी करीब पहुंचने लगा। उस वक्त वो बार बार मेरे हाथ की कलाई की तरफ देख रहा था, लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नोट नहीं किया था। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मैंने अपनी जेब से 40 रुपये निकाले और सबसे पहले ज़मीन पर रख दिए। वो 40 रुपये हवा में उड़ने लगे और वहाँ से गायब हो गए। मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो सच में अविश्वसनीय था। और जैसे ही मैंने उस 40 रुपये को ज़मीन पर रखा तो उस पानीपुरी वाले का गुस्सा शांत होने लगा और उसने मेरी कलाई की तरफ देखना बंद कर दिया। और उसके बाद अब अचानक ही वहाँ से गायब होने लगा। सब कुछ अचानक ही ऐसा हुआ कि मेरी तो समझ से बाहर था। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी कलाई की तरफ ध्यान दिया तो मैंने देखा कि मेरी कलाई के ऊपर भगवान श्री श्याम बाबा का ताबीज बंधा हुआ था। शायद उस ताबीज ने आज मेरी ज़िंदगी बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्रेन में हुए इस हादसे ने मुझे पूरे तरीके से विचलित कर दिया। मैं पूरा एकदम सहम चुका था। मैंने कसम खाई कि आज के बाद मैं कभी भी अकेला सफ़र तय नहीं करूँगा। लेकिन इस ट्रेन में मुझे अपनी ज़िंदगी का लाइफ पार्टनर मिल गया, क्योंकि उसके बाद लगभग 1.5 साल में ही मुझे एक सरकारी जॉब मिल गई और मैंने अंजलि से शादी कर ली। आज हम दोनों अपनी ज़िंदगी को अच्छे खासे तरीके से जीते हैं और अब हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी संजोग से हमें हमारे लाइफ पार्टनर किसी हादसे में ही मिल जाते हैं जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शुक्र है भगवान का कि मेरी उस दिन जान बच गई और मुझे अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा पार्टनर भी मिल गया। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि कभी कभी हमारे साथ होने वाली गंदी चीज़ें भी हमें एक अच्छी चीज़ की तलाश पूरी कर देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं एक कंपाउंडर का काम करता हूँ, यानी कि डॉक्टर से थोड़ा नीचे, लेकिन अपने आसपास के लोगों को अच्छी तरह देखभाल कर लेता हूँ। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैंने भी अपनी ज़िंदगी का एक मुश्किल दौर देखा था। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने परिवार के साथ रुद्र प्रतापगढ़ नाम के एक गांव में बसा था। वो गांव थोड़ा सुनसान तो था, लेकिन उस गांव की आबादी के साथ साथ वहाँ की खामोशी मुझे बहुत ही पसंद थी। वहाँ के लोग सच में काफ़ी अच्छे थे, जिनके व्यवहार से मैं काफ़ी प्रभावित था। इतवार की शाम थी जब घर के पीछे एक नेशनल हाईवे बना हुआ था। उसके ऊपर किसी गाड़ी के पेड़ या किसी चीज़ से टकराने की आवाज़ आई तो गांव के लोग हड़बड़ाते भागे। यह एक ऐसा ज़माना था जब कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही गाड़ी जैसी चीज़ की सुविधा होती थी। फ़ोन वगैरह जैसी चीज़ तो मानो लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं था। मेरे बगल में रहने वाले घनश्याम दादा भागे और ज़ोर से आवाज़ देने लगे, अरे बेटा, गांव के बाबू साहब की गाड़ी पेड़ से टकरा गई है। धमाके की आवाज़ तो मुझे भी आई थी, इसलिए मैं भी उन सभी लोगों के साथ साथ सड़क पर पहुंचा तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बहुत ही ज़्यादा टूट फूट आई थी। कांच के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैंने तो पहली बार इतना बुरा एक्सीडेंट देखा था। खैर, जैसे तैसे लोगों ने गाड़ी के कांच को तोड़ा और जब बाबू साहब को गाड़ी से बाहर निकाला गया तो हमारी सांसें अटक गई। बाबू साहब की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उनके सर से खून निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे बाबू साहब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। किसी तरह बाबू साहब को गांव के चिकित्सा में पहुंचाया गया और वहां जाकर पता चला कि
अब उनकी हालत में सुधार आया है। हालांकि मैं बाबू साहब के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन गांव के काफ़ी लोग उनको गांव का सबसे बड़ा आदमी मानते थे, इसलिए मैं भी उनकी इज्जत करता था। खैर फिर बाबू साहब ने बताया कि उन्हें उस पेड़ के पास एक लाल साड़ी नजर आई थी और अचानक वो लाल साड़ी उनकी गाड़ी के आगे वाले कांच पर आकर लटक गई, तो वो आगे का नज़ारा नहीं देख पाए। उन्होंने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके थे। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी संभल ही नहीं पाई और गाड़ी बगल वाली खाई के अंदर धंसने से बाल बाल बच गई। फिर गांव के लोगों ने बताया कि उस रोड के ऊपर किसी आत्मा के भटकने का दावा किया जाता है। मुझे इन चीज़ों पर कुछ खास यकीन नहीं था, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाबू साहब ने अपनी जान तो बचा ली। अब उनके इस एक्सीडेंट ने लोगों के मन में काफ़ी सवाल खड़े कर दिए। एक्सीडेंट कैसे हुआ और लाल कपड़ा आना, इस तरह कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हमारा घर उस रोड के बेहद करीब था, तो मैं इस चीज़ के बारे में सोचता रहा, लेकिन फिर काम के चक्कर में मैं सारी बातें भूल गया। उस दिन मैं गांव से सटे हुए एक अपने ही रिश्तेदार के घर गया था। दरअसल उनकी बेटी की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। उसी के सिलसिले में उन्होंने मुझे कॉल किया था और इसी के चलते मुझे शाम के 6 बज गए। उस समय तक अंधेरा हो चुका था। घर पहुंचने के बाद मैं खाना पीना करने के बाद अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने गांव की दुकान की ओर चल दिया। वैसे भी गांव सी जगह गप्पे लड़ाने का एक अलग ही स्वैग होता है। उन लोगों ने उसी बात को छेड़ रखा था जब गांव के बाबू साहब का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ लोगों के बीच भूत प्रेत की बातें छिड़ी हुई थी। खासकर मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा यकीन नहीं करता था, तो मैं उनसे मुंह फेरते हुए बोला, बहुत कुछ नहीं होता है, ये सब डर की माया है। इतना कहकर मैं हंसने लगा। मेरी बात को सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग मेरा मुंह ताकने लगे। उस वक्त तो इस बारे में हम लोगों के बीच कोई ज़्यादा बातचीत ही नहीं हुई। वो क्या था कि मुझे अब थकान महसूस हो रही थी, तो मैं उसी वक्त वापस घर की तरफ लौट गया। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस वक्त रात के 9:15 बज रहे थे जब मैं घर वापस लौटा था। मेरी बीवी और माँ बाबूजी सभी अपने अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, तो मैं भी चुपचाप घर की बैठक में जाकर आराम करने लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन आज एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे बगल में बैठा है और मेरे पेट पर गुदगुदी कर रहा है। कुछ देर के बाद जब मैं हल्के हल्के नींद में सोने लगा, तो अचानक ही किसी ने मेरी कंबल पकड़कर नीचे खींच ली। इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और जब मैंने अपनी कंबल को उठाया तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर की बैठक पर कोई पत्थर फेंक रहा है। साथ ही आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ देर में ही हमारा पूरा मकान धंस जाएगा। ऐसे समय पर मैं घर से निकल गया तो छत की हालत एकदम नॉर्मल थी और उसी दौरान मुझे किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आई, जैसे कोई मोटी लकड़ी टूटी हो। आवाज़ उस हाईवे की तरफ से आ रही थी जहां कल एक्सीडेंट हुआ था। उस आवाज़ को सुनते ही मेरा ध्यान उस तरफ चला गया। पहले तो मैं वापस कमरे में गया और वो टॉर्च ढूंढने लगा। उसके बाद जब मैं वापस पहुंचा तो मुझे उस जोरदार अंधेरी रात में कुछ दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था मानो उस टॉर्च की रोशनी में कोई 2 आंखें चमक रही हैं। जैसे मुझे सड़क पर कुछ दिखा तो मैं अपने कदम रखते हुए सड़क की ओर बढ़ा। मैं जैसे जैसे उस ओर बढ़ रहा था तो वैसे वैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि टॉर्च की रोशनी में वो दोनों आंखें मुझसे दूर हो रही हैं। यानी कि वो मुझे नज़र तो आ रही थी, लेकिन मैं उनके करीब नहीं जा पा रहा था। थोड़ी देर के बाद ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां कल के दिन एक्सीडेंट हुआ था। पता नहीं क्यों, मगर वहां पहुंचते मेरे पैर फूलने लगे। अभी भी 2 आंखें मुझसे थोड़ी दूर थी, लेकिन मैं किसी बेवकूफ़ की तरह उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद मैं उन आंखों के एकदम करीब जाने लगा, लेकिन फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं सन्नी रह गया। मेरा घर यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर था। मेरे घर की एक लाइट मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो दोनों चमकती आंखें अभी भी टॉर्च की रोशनी में हल्की हल्की दिख रही थी। अब मैं इस चमकती हुई आंखों के पीछे चलते चलते थक गया था। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे जा सकूं, और ऊपर से इतनी ठंड थी तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे। फिर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कुछ सिगरेट पी रहा है, क्योंकि सिगरेट पीने की बू अचानक मेरे नाक में घुसने लगी। मैं उसे तेज तेज सूंघ रहा था क्योंकि मैं ठीक से नहीं पहचान पाया और असल में ये सिगरेट पीने की बू या फिर कोई और चीज़। अब तक मैंने अपनी आंखों को चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन मुझे कोई नज़र ही नहीं आया। अब मैं थक गया था तो मैंने अपने पैर उल्टी दिशा में मोड़ लिए। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर ही होगा, इसलिए उसकी आंखें चमक रही हैं। मैं मुड़ा ही था कि मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, क्यों भाई साहब,
इतनी रात को यहाँ भटकने का अंजाम जानते हो? आवाज को सुनकर मैंने दोबारा से अपनी गर्दन को पीछे मोड़ा तो मैंने देखा कि यह तो एक छोटा बच्चा था जिसकी दोनों आंख किसी रोशनी की तरह चमक रही हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी जब उसके चेहरे पर मारी तो मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मेरे तो सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई थी और मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जमने लगा। उस लड़के के चेहरे की डरावनी मुस्कान मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी और जब अपने सामने मौत को देखा तो हिम्मत अपने आप जाग गई। कहते हैं जब इंसान खतरे में होता है तो वो कितनी भी दूर भाग लेता है, लेकिन मेरे साथ उल्टा था। जब मुझे डर लगता था तो मेरे पाँव में सूजन आ जाती थी और मैं तनिक भी आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि मैंने कोशिश की और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे मैं उस शैतान बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए मैंने एक बार भी पीछे नहीं देखा। घर की रोशनी की तरफ जब मेरी नज़र गई तो मुझे एहसास हो रहा था कि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर हो गया हूँ। 5 मिनट तक मैं ऐसे ही सड़क को पार करता रहा और फिर मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर कल बाबू साहब का एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई उस पेड़ पर बैठा है। या तो वो कोई बंदर था या फिर कुछ और। हालांकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों में कुछ अटक गया है जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और मैं डगमगाते हुए गिर पड़ा। अचानक इस सड़क पर बहुत सारे लोगों के चप्पल पटकने की आवाज़ आई, मानो कोई झुंड के लोग एक साथ सड़क क्रॉस कर रहे हैं। अब मेरी हालत पतली पड़ गई थी तो मैंने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैंने अपनी आँख खोली तो मैं अपने घर पर था और मेरी मम्मी और पापा मेरे पास में बैठे हुए थे, लेकिन मेरे शरीर में मुझे बहुत ही भारी लग रहा था। बदन में एक अजीब सा दर्द था और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर अब मेरे बस में नहीं है। हालांकि उस रात की बात मैंने सभी को बताई, लेकिन किसी को भी मेरी बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ। घर वालों ने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि मैंने कोई नशा किया होगा। फिर दूसरे दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मैं बिस्तर से उठ तक नहीं पाया और पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा। काम से छुट्टी लेने के साथ साथ घर वाले भी टेंशन में आ गए। एक बार फिर सूरज ढलने लगा और आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे अपने आप में ही एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे रात होते ही मुझे मेरा शरीर हल्का लगने लगा और मैं बिस्तर से बड़े आराम से उठ गया। अब ठंड के मारे मेरे दांत आपस में कटकटा रहे थे, मगर मैं उठकर रसोई में पहुंचा क्योंकि इस समय खाना खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने घर का सारा खाना साफ कर डाला और फिर मुझे अपने घर में एक परछाई नजर आने लगी और उस परछाई को देखते ही पता नहीं क्यों लेकिन मैं उसके अंदर खोसा गया, मानो उसने मुझे सम्मोहन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया हो। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब मैं दोबारा ठीक से अपने होश में आया तो मैं एक काजी बाबा के सामने बैठा था जो मेरे ऊपर झाड़ फूंक कर रहे थे। तब जाकर मैं भी थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ, लेकिन इसके बाद भी करीब 7 दिन तक मैं बुखार में तपता रहा। फिर मेरे पापा ने उस घर को छोड़ने का निश्चय किया। हमने 8वें दिन उस घर को छोड़ दिया। फिर मेरे पापा ने बताया कि उस रात मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। मैं अचानक ही जोर से चिल्लाने लगता और साथ ही जोर जोर से गालियाँ देने लगता। मेरी हालत कुछ इस कदर बिगड़ गई थी कि घर के सारे लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक पाए और फिर उस रात मैं घर से गायब हो गया। लेकिन पापा एक काजी बाबा को जानते थे जिनका निवास स्थान वही गांव था। उसके बाद मैं उनको उसी जगह पर बैठा हुआ मिला जहां मेरे साथ ये सब हुआ था और बाबू साहब का जोर का एक्सीडेंट हुआ था और फिर मेरे ऊपर झाड़ फूंक की प्रक्रिया की गई। बाद में मुझे उस गांव का एक गहरा राज सुनने को मिला जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि करीब 13 साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था। एक दिन ना जाने कैसे उसकी मौत हो गई और कुछ लोगों का मानना था कि किसी अज्ञात गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी और वो हर दिन उस पेड़ के नीचे आता था। कुछ लोग कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र की साधना करता था, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा भी उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की साधना में जुट जाती। तो कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद भी उस पेड़ के नीचे वो नमाज पढ़ता है और किसी को नमाज पढ़ते वक्त अगर हम बीच में छेड़छाड़ कर दें तो वो आत्मा हमें कभी भी माफ़ नहीं करते। उस दिन के बाद वहाँ एक महिला की मौत हो गई और फिर एक बच्चा भी मौत के घाट उतर गया।
हर एक साल में एक मौत होती रहती है। मुझे नहीं पता कि वहाँ सिगरेट पीने की बदबू कहाँ से आई, लेकिन भूत जिस इंसान को मारता है वो मरा हुआ इंसान भी उसी की योनि में चला जाता है और भूत के रूप में भटकने लगता है। सच कहूँ तो उससे पहले मैंने कभी भी भूत पिशाच जैसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं किया था, लेकिन इस घटना ने मुझे और मेरे इरादों को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, अब इस घटना को बहुत दिन बीत गए हैं और मैं उस गांव को छोड़ चुका हूँ। अब मुझे ऐसे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन रात में अपने घर से निकलते वक्त मेरे हाथ पैर पूरी तरह से कांप जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।